नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली और निजता, जातिगत जनगणना के तर्क वितर्क, तालिबान सरकार की मान्यता के विधिक विकल्प, सुप्रीम कोर्ट और क्रीमी लेयर का निर्धारण तथा केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी और केंद्र राज्य संबंध पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में पॉलिटी और आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली और निजता के प्रश्न पर, जिसे अंग्रेजी में ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम AFRS के रूप में जाना जाता है। हाल ही में संसद का मानसून सत्र पेगासस मुद्दे के चलते सफलतापूर्वक नहीं चल पाया। इस मामले के तहत सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग करते हुए अपने ही नागरिकों पर जासूसी का आरोप लगाया गया है, जिसके तहत भारतीय पत्रकारों, सिविल सोसाइटी सदस्यों और विपक्षी नेताओं के साथ ही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों पर भी सरकारी सर्विलांस और जासूसी का आरोप लगाया गया है। सरकार द्वारा इसको पूर्ण रूप से नकारा भी नहीं गया है, जिसको लेकर निजता को लेकर कई सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसी पूरी वाद विवाद में हाल ही में सरकार के द्वारा अपराधियों की पहचान किए जाने के संदर्भ में नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को अनुमति दी गई है, जिसके माध्यम से अपराधियों की पहचान उनके चेहरे के फेशियल प्रिंट के आधार पर की जाने वाली है। यह जो नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, यह किसी भी व्यक्ति की पहचान किए जाने के संदर्भ में उसके चेहरे का विश्लेषण करती है, जिसके तहत उसके चेहरे में जिस विशेष प्रकार की विशेषताएं प्राप्त की जाती हैं, उसमें उनके जबड़ों की हड्डियों की माप, माथे से ठोड़ी तक की लंबाई, आंख और होठों के आकार आदि के आधार पर व्यक्तियों का विशिष्ट फेस प्रिंट बनवाया जाता है और इसके आधार पर ही व्यक्ति की पहचान कर ली जाती है। इसमें व्यक्ति की पहचान किए जाने के संदर्भ में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से आधुनिक तकनीकों आदि के माध्यम से फेशियल प्रिंट के माध्यम से नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है दुनिया के अनेक देशों में, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आदि महत्वपूर्ण हैं, जो इसका प्रयोग करते हैं व्यापक रूप से अपराधियों की संभावित पहचान किए जाने के लिए। इस प्रकार के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग चीन द्वारा भी किया जा रहा है। हालांकि उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह इसका प्रयोग करके अपने नागरिकों पर ही जासूसी करता है और इसी के चलते नागरिकों पर किए जाने वाले संभावित सर्विलांस और जासूसी के आरोपों को लेकर भारत में भी इसके प्रयोग के संदर्भ में काफी चिंताएं उपजी हैं, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। आपको ये समझना होगा कि यह जो स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली है, यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कार्य करती है, जिसमें कुछ निश्चित गणितीय मानकों के आधार पर कार्य किया जाता है, जिसके तहत व्यक्तियों के चेहरे का एक विशिष्ट गणितीय मापन निकाला जाता है और दूसरे व्यक्तियों के चेहरे के साथ इसकी तुलना करते हुए वास्तविक व्यक्ति की पहचान कर ली जाती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह जो गणितीय मानकों के आधार पर कार्य करने का प्रश्न है, यह तकनीक 100% सही नहीं है और गणितीय मानकों से भी व्यक्ति की पहचान 70% तक ही सही हो पाती है, यानी 30% इसमें एरर का दोष रहता है, जो आगे चलकर समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसी प्रकार से इस प्रणाली से अनेक बार फॉल्स प्रकार के परिणाम भी निकलते हैं और यदि इस प्रकार से सूचना गलत पाई जाती है, तो इससे व्यक्तियों के मानव अधिकार का उल्लंघन भी संभावित है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आने वाले समय में पुलिस आदि के द्वारा इसका प्रयोग व्यापक आधार पर किए जाने की संभावना है, जिसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के द्वारा तो इस चेहरे की पहचान प्रणाली को कई मौजूदा डेटाबेस के साथ एकीकृत किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें NCRB द्वारा संचालित अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम महत्वपूर्ण है, जिसे अंग्रेजी में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क
एंड सिस्टम CCTNS के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इस पूरी पहचान प्रणाली को फिंगरप्रिंट के डेटाबेस के साथ ही आइरिस स्कैन आदि के साथ भी एकीकृत किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से पुलिस विभाग की आपराधिक जांच क्षमताओं को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग भविष्य में नागरिकों के सत्यापन में भी किया जा सकता है, जिससे फर्जी आईडी से कोई भी बच नहीं सकता है। इसमें भविष्य में नागरिक सेवाओं को भी शामिल करने की योजना है, जिसके आधार पर चेहरा पहचान प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है पासपोर्ट के सत्यापन में, अपराधों की रिपोर्टिंग में, मामले की प्रगति की ऑनलाइन ट्रैकिंग में और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की रिपोर्टिंग आदि करने में। इसको भविष्य में चेहरे की पहचान प्रणाली को एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ साथ राज्य विशेष प्रणालियों, आप्रवासन, वीजा संबंधी सेवाओं और लापता बच्चों पर खोया पोया पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार से भविष्य में इस प्रकार की चेहरा पहचान प्रणाली का व्यापक प्रयोग किया जा सकता है, किंतु जब सभी प्रकार के डेटा को एक साथ एकीकृत किया जा सकेगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि इस डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा और किस प्रकार से यह निजता का संरक्षण कर पाने में सफलता प्राप्त करेगा, इसको लेकर भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। हमें यह समझना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में KS पुट्टास्वामीवाद के माध्यम से निजता के अधिकार को मूल अधिकारों का भाग माना गया और आगे चलकर KS पुट्टास्वामीवाद के साथ ही अनुराधा भसीनवाद आदि में भी निजता की राज्य द्वारा अवहेलना किए जाने के संदर्भ में कुछ निश्चित सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था। कोर्ट द्वारा इस बात को निश्चित रूप से साबित किया गया कि यदि राज्य द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो इसको कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही किया जा सकता है, जिसमें निजता का अवहेलना किए जाने के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधि द्वारा स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आवश्यकता उत्पन्न हो रही है वह अनुपातिक भी होनी चाहिए और वह वैध भी होनी चाहिए। राज्य द्वारा यदि किसी भी प्रकार से नागरिकों के डेटा का उपयोग किया जा रहा है तो इसमें राज्य का जो हित है वह विधि मान्य राज्य हित होना चाहिए, जैसे कि इसको किया जा सकता है राज्य की सुरक्षा और साथ ही साथ गैर अनुपातिक रूप में लागू नहीं किए जाने की आवश्यकता है, यानी इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत यह कोशिश करनी होगी कि किसी भी प्रकार की इस तरीके की प्रणाली को अपनाया जाए तो वह नागरिकों के निजता का अधिकार का उल्लंघन ना करे। हालांकि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इन सभी मानकों पर खरा नहीं उतरता है, जिसके चलते इसकी आलोचना की जा रही है। आपको याद रखना है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को 2009 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा स्वीकृत किया गया था और इस रूप में यह विधि आधारित नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर देता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग पुलिस द्वारा भविष्य में किया जा सकता है हर प्रकार के मामले में जो प्रत्येक मामले में राज्य की सुरक्षा को शामिल नहीं करता है, जिसके चलते इसका आगे भी दुरुपयोग किया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इसके माध्यम से अपराधियों की पहचान किए जाने के संदर्भ में CCTV कैमरा से प्राप्त डेटा और फोटोज आदि का व्यापक प्रयोग किया जाएगा, जिससे आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको कुछ विशिष्ट व्यक्तियों पर ही प्रयोग करने के बजाय सामान्य तौर पर व्यापक डेटा के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा, जिससे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो सकता है। आगे चलकर यह भी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट जातियों, जनजातियों और सामाजिक एक्टिविस्ट आदि को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उनकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे बचे जाने की आवश्यकता है। इस पूरे वाद विवाद में हमें कुछ मूलभूत बिंदुओं के संदर्भ में सुझावों को याद रखने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें यह समझना होगा कि यदि हम इस प्रकार की अति व्यापक चेहरा पहचान प्रणाली का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको विधि के आधार पर ही बनाए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि अमेरिका के द्वारा किया गया है, जिसके द्वारा 2020 में इसको लेकर एक बिल पारित किया गया है।
साथ ही साथ हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें इस प्रकार की व्यापक चयन प्रणाली को वैधानिक राज्य हित यानी राज्य की सुरक्षा में ही इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इसको इस पूर्व शर्त पर भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि इसे इस्तेमाल किए जाने के संदर्भ में किसी प्रकार के वैधानिक प्राधिकारी या फिर प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति ली जाएगी और पूर्व स्वीकृति लेने के पश्चात ही इस प्रकार की चेहरा पहचान प्रणाली को लागू किया जा सकता है। हमें यह भी सुझाव देना होगा कि यदि हम इस प्रकार के व्यापक चेहरा सिस्टम को लागू करना चाहते हैं तो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि पहले हम व्यक्तियों और नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा किए जाने के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाने वाले बिल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद से पारित करवाएं और उसी के अनुसार निजता के अधिकार की रक्षा किए जाने के संदर्भ में ही कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देख सकते हैं और साथ ही साथ जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज से भी इसका जुड़ाव देखा जा सकता है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं जातिगत जनगणना के तर्क वितर्कों पर। हमारे द्वारा इससे पहले 20 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित व्यापक परिचर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत में जातिगत जनगणना को कराए जाने को लेकर काफी राजनीतिक लामबंदी देखी जा रही है, जिसका हालिया उदाहरण तब देखा गया जब बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा इसके संदर्भ में 10 राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से वार्ता को किया गया। केंद्र द्वारा अभी इसके संदर्भ में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और सार्वजनिक तौर पर यूं तो किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जातिगत जनगणना की मांग का विरोध नहीं किया जा रहा है, किंतु जातिगत जनगणना को लागू किए जाने के संदर्भ में अनेक आशंकाएं विद्यमान हैं जो आपको समझनी है। हम इस बात पर पहले भी परिचर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से भारत में जातिगत जनगणना से संबंधित आंकड़ों को अंतिम बार 1931 में ही सार्वजनिक किया गया था और उसके बाद के जितने भी आंकड़े हैं वह इसी पर आधारित हैं। तब हमें यह भी ध्यान रखना है कि भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था और औपनिवेशिक शासन के द्वारा जातिगत जनगणना का प्रयोग किया गया अनेक बार जातियों के निर्माण के लिए, उनको शक्तिशाली अथवा कमजोर करने के लिए और इसके माध्यम से भारत में धार्मिक कट्टरपंथ और जातियों के श्रेणीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि वर्तमान में अनेक बार जब जातिगत जनगणना को कराए जाने की बात कही जाती है तो इसके संदर्भ में गवर्नेंस यानी सुशासन के प्रश्न को भी सामने लाया जाता है, जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। आपको ये समझना होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में सरकारों द्वारा जाति को ही आधार बनाकर विभिन्न प्रकार के लाभों को दिया जाता है, जिसमें आरक्षण के साथ ही शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों में एडमिशन, छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों का प्रावधान भी इसी आधार पर किया जाता है। अब इस प्रकार के जितने भी लाभ हैं वह सही व्यक्तियों तक पहुंचे, इसी के संदर्भ में कई बार ये कहा जाता है कि हमें जातिगत जनगणना के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया काफी गहराई से स्थापित हुई है, जिसके चलते अनेक बार स्वतंत्र भारत में दलितों, जनजातीय समुदाय और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्गों की पहचान किए जाने के संदर्भ में उनकी स्थिति को निर्धारित किए जाने के संदर्भ में वाद विवाद देखे जाते रहते हैं। इसमें इस बात को लेकर वाद विवाद होता है कि आरक्षण और सरकारी नौकरियों से निश्चित ही अनुसूचित जाति आदि वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है, किंतु किस वर्ग को कितना लाभ हुआ है इसकी अभी तक गणना नहीं की गई है, जिसके चलते अनेक बार कई वर्ग इससे बाहर भी रह गए हैं। अनेक बार जातियों के भीतर ही इस बात का आरोप लगाया जाता है कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और यहाँ तक कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में भी कुछ विशिष्ट वर्गों और जातियों के द्वारा आरक्षण का असमानुपातिक लाभ उठाया गया है, जिसको निवारित किए जाने के लिए
एक तो यह तर्क दिया जाता है कि हमें जातियों के भीतर ही श्रेणीकरण करना होगा और साथ ही साथ इसके संदर्भ में जातिगत जनगणना के तर्क को भी सामने रखा जाता है। हाल में हम इस पूरे संदर्भ में एक नवीन प्रकार के उदाहरण को देख रहे हैं, जिसके तहत अनेक राज्यों की कुछ प्रमुख जातियों के द्वारा स्वयं को आरक्षण की श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए आंदोलनों को किया गया है। इसमें आप जाट का उदाहरण दे सकते हैं, इसमें आप मराठा का उदाहरण दे सकते हैं और यहाँ तक कि आप गुजरात में पटेलों का भी उदाहरण इसमें दे सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 1991 के पश्चात हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की धारा को अपनाया और इस प्रकार के एलपीजी सुधारों के पश्चात से लगातार ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से सरकारों की भूमिका विशेष रूप से सबसे बड़े रोजगार प्रदाता के रूप में कम होती जा रही है, जिसके चलते अनेक बार निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को दिए जाने की बात कही जाती रही है। हालांकि इन सभी प्रश्नों पर वाद विवाद तब हो रहा है जब हमारे पास इसके संदर्भ में विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संदर्भ में पर्याप्त और विश्वसनीय डेटा नहीं है, जिसके चलते अनेक बार विरोधाभासी और भ्रामक प्रकार के दावे किए जाते हैं। इन्हीं सब तर्कों के आधार पर जातिगत जनगणना के समर्थकों का कहना है कि हमें जातिगत जनगणना को करवाया जाना चाहिए और इसके आंकड़ों को सार्वजनिक किए जाने के बाद इस बात को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है कि किस जाति विशेष को कितना लाभ प्राप्त होना चाहिए। हालांकि जातिगत जनगणना के विरोधियों का कहना है कि यदि हम इस प्रकार से जातिगत आधारित जनगणना को बढ़ावा देंगे तो यह आगे चलकर सामाजिक तनाव को और व्यापक कर सकता है और इससे पूरा समाज ही जातीयकृत हो सकता है, जिसका संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस पूरे जातिगत जनगणना के वाद विवाद में हम भारतीय समाज में लगातार ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से शक्ति और संपत्ति का असमान वितरण देखा जा रहा है। यह असमान वितरण किसी भी समाज के स्थायित्व के संदर्भ में सही नहीं होता है, जो आगे चलकर संघर्षों को जन्म दे सकता है। यही कारण है कि हमें इसे सही किए जाने के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। संविधान द्वारा निर्धारित किए गए समाज में संसाधनों के समतामूलक वितरण को किए जाने की आवश्यकता है और विशेष रूप से समाज के वंचित तबकों को भी शक्ति और संपत्ति संपदा में सही भागीदारी मिल सके, इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अनेक बार यह तर्क दिया जाता है कि यदि हम समाज के वंचित तबकों को इस प्रकार से संसाधनों के समतामूलक वितरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शक्ति और संपदा में सही भागीदारी देना चाहते हैं, तो निश्चित ही जातिगत जनगणना इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकती है। हालांकि इसे बिना राजनीतिक पक्षपात के संपन्न कराए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे तालिबान सरकार की मान्यता के विधिक विकल्पों पर। हाल ही में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की तत्कालीन अशरफ गनी सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। अनेक राष्ट्रों के द्वारा इस प्रकार से बलपूर्वक किए गए कब्जे को वैधानिक नहीं माना गया है और इस रूप में उन्होंने तालिबान की सत्ता को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि इसके विपरीत रूस और चीन इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वे तालिबान की सत्ता को मान्यता दे सकते हैं। इसी पूरे वाद विवाद के बीच हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों को मान्यता दिए जाने के संदर्भ में हाल में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाया गया है। इसमें प्रभावी नियंत्रण सिद्धांत और लोकतांत्रिक वैधानिकता का सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं पहले सिद्धांत की, यानी प्रभावी नियंत्रण के सिद्धांत, तो प्रभावी नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार किसी देश में किसी सरकार को तब मान्यता दे दी जाती है जब उसके द्वारा देश की जनसंख्या और उसके संसाधनों के साथ ही विविध संस्थानों आदि पर भी प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। इसके संदर्भ में सरकार किस प्रकार से स्थापित की गई है, इसको लेकर कई बार प्रश्न नहीं उभरते हैं और इसी सिद्धांत के सहारे अनेक बार तानाशाही सरकारों, क्रांतियों से उपजी सरकारों और गृह युद्ध के पश्चात बनी सरकारों को भी मान्यता प्रदान कर दी जाती है। प्रभावी नियंत्रण के सिद्धांत के आधार पर ही रूस और चीन के द्वारा तालिबान को मान्यता दिए जाने के प्रश्न पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है। हालांकि इसके विपरीत हाल के वर्षों में लोकतांत्रिक
वैधानिकता के सिद्धांत पर भी सरकारों को मान्यता दी जाती रही है। इसके तहत इस बात पर बल दिया जाता है कि स्थापित की गई सरकार क्या लोकतांत्रिक व वैधानिक कानूनी रूप से स्थापित की गई है अथवा नहीं, साथ ही क्या इसमें देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल है अथवा नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें इस बात पर भी विचार किया जाता है कि क्या सत्ता हस्तांतरण में लोकतांत्रिक माध्यम से सत्ता हस्तांतरण देखा गया है अथवा नहीं। इन सभी बातों का निर्धारण करने के पश्चात ही किसी सत्ता और सरकार विशेष की वैधानिकता का निर्धारण किया जाता है। और यदि हम इन सिद्धांतों के आधार पर तालिबान की सत्ता पर विचार करें तो निश्चित ही इस सिद्धांत के आधार पर तालिबान की सत्ता को वैधानिक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस सिद्धांत के आधार पर अनेक बार कई निर्वासित सरकारों को भी मान्यता दी जाती रही है, जिसको आपको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। इसमें हम यमन की 2015 में मान्यता प्रदान की गई मंसूर हादी की सरकार का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि यमन में गृह युद्ध के चलते अब यमन के एक बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और वहां की मंसूर हादी की सरकार 2015 और उसके बाद से ही लगातार समस्याओं का सामना कर रही है। इस पूरी पृष्ठभूमि में ही भारत के समक्ष ही अनेक बार यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमें किस सिद्धांत के आधार पर तालिबान सरकार को मान्यता दी जानी चाहिए। विशेष रूप से भारत के लिए तालिबान को मान्यता देने का प्रश्न दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के साथ ही मध्य एशिया तक पहुंच और अफगानिस्तान के संसाधनों के संरक्षण के साथ ही अफगानिस्तान में भारत के हितों का लाभ लिए जाने के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद का खतरा जिस प्रकार से भारत के समक्ष विद्यमान रहा है, उसी के संदर्भ में भारत को विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखते हुए तालिबान को मान्यता दी जानी चाहिए अथवा नहीं दी जानी चाहिए, इस पर काफी गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और क्रीमी लेयर का निर्धारण। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में कुछ नवीन तत्वों को इंगित किया गया है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी में क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय केवल आर्थिक मानदंड को ही ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसमें कुछ अन्य मानदंडों के आधार पर भी क्रीमी लेयर को निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें सामाजिक उन्नति, उच्च सरकारी पदों में रोजगार के साथ ही आर्थिक दर्जे आदि को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके माध्यम से इस बात को निर्धारित किया गया कि ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति जिन्होंने आईएएस, आईपीएस और अखिल भारतीय सेवा में उच्च पद को धारण किया है, जो बेहतर आर्थिक ढांचे के साथ ही बेहतर सामाजिक उन्नति आदि का लाभ ले रहे हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को क्रीमी लेयर में शामिल करते हुए उन्हें आरक्षण की सीमा से बाहर किया जा सकता है, किंतु केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर ही उन्हें बाहर किया जाना सही नहीं है। और इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई 2 अधिसूचनाओं के संदर्भ में इस निर्णय को दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा 2016 और 2018 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर को निर्धारित किए जाने के लिए इन अधिसूचनाओं को जारी किया था, जिसके तहत क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के संदर्भ में उनके द्वारा 6 लाख रुपए की वार्षिक आय को निर्धारित किया गया था। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को निर्धारित कर दिया है कि केवल आर्थिक मानकों का ही निर्धारण नहीं करना है क्रीमी लेयर के लिए, अपितु इसमें कुछ अन्य तत्वों को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण और उन्नति काफी महत्वपूर्ण तत्व है क्रीमी लेयर का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी और केंद्र राज्य संबंध पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया और इसके चलते महाराष्ट्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। पुलिस के द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर दंगों को भड़काने और वर्ग समुदाय आदि को उकसाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इसको लेकर राजनीति अधिक देखी जा रही है,
जिसे समझने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार के हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य के मध्य इस प्रकार के अनेक मामलों को लेकर राजनीति देखी गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपों के साथ ही चुनावों आदि को समयबद्ध आधार पर कराए जाने का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ समय समय पर केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार से राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की भूमिका पर प्रश्न उठाया जाता है और इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति पर भी वाद विवाद देखा जाता है। आपको इस पूरे संदर्भ में इस बात को समझना है कि हमें इसमें राजनीतिक तत्वों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है और इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्णय किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्वचालित चेहरे की पहचान प्रणाली के कार्यान्वयन में पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव है, टिप्पणी करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, दलगत राजनीतिक लाभ नए सिरे से जनगणना के लिए प्रेरणा नहीं होना चाहिए। एक न्यायपूर्ण और अखंड भारत के लिए एक नई दृष्टि को, जहां सभी विभाजन कम हो जाते हैं, जाति जनगणना पर चर्चा का मार्गदर्शन करना चाहिए। कथन का औचित्य सिद्ध करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप राष्ट्रीय स्वचालित चेहरे की पहचान प्रणाली का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप राष्ट्रीय स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करेंगे और इसके संदर्भ में उठाई गई चिंताओं और सीमाओं को भी स्पष्ट करेंगे। फिर आप इसमें न्यायपालिका आदि की भूमिका को बताएंगे और सीमाओं का निवारण किए जाने के संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों की भी चर्चा करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत में जातिगत जनगणना का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में जातिगत जनगणना की हालिया बहस को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करेंगे। फिर आप भारत में जातिगत जनगणना को कराए जाने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण समर्थन के तर्कों की व्याख्या करेंगे और साथ ही जातिगत जनगणना के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए तर्कों को भी स्पष्ट करेंगे। फिर आप जनगणना को कराए जाने अथवा ना कराए जाने के संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझाव देंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।